हेलो साथियों। अपेक्स बैंक कैडर ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 तैयारी की जर्नी में ये हमारा चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 1 व धारा 2 के अंतर्गत विभिन्न परिभाषाओं को पढ़कर समझने का प्रयास किया था। आज हम अधिनियम के अध्याय 3 रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत मुख्य प्रावधानों को पढ़कर और उनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ में लेक्चर के अंत में कुछ हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मोनिल भाऊ आप सभी का मोनिल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये अध्याय दूसरा रजिस्ट्रीकरण है। इसकी धारा 3 जो है ये बताती है कि रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी राज्य सरकार के लिए किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों का रजिस्टर इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति या अधिकारी को सहकारी सोसाइटियों के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और उसकी सहायता के लिए कुछ और भी अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जिसमें अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार होंगे। आगे देखते हैं जो धारा 4 है। धारा 4 भी आप देख लीजिएगा। इसमें ये भी धारा कुछ ये है कि सोसाइटी को रजिस्टर की जाए, कौन कौन सी सोसाइटियाँ रजिस्ट्रीकृत की जाएगी उसके संबंध में। तो ये है कि किसी भी ऐसी सोसाइटी को जिसका कि उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धांतों के अनुसार प्रभावित करना हो, या किसी ऐसी सोसाइटी को जो किसी ऐसे सोसाइटी की संक्रिया को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा। परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण। तो देखिए, वो आपने जैसे कंपनी में भी आप सुने होंगे, कंपनियों में अंत में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जो शब्द लगाता था, उसी से ये आशय है कि आप सहकारी समितियों के में भी देखोगे, नाम के अंत में लिखा होता होगा सहकारी समिति मर्यादित। तो ये जो मर्यादित है ये परिसीमित के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे समिति का जो दायित्व होता है वो लिमिटेड होता है। आगे देखिए धारा 6 है, ये रजिस्ट्रीकरण की शर्तें है। तो रजिस्ट्रीकरण की शर्तें के लिए क्या है, इसमें देखिए ये है कि इसमें आप देख लीजिए, बिंदु में जो बता देता हूँ कि कम से कम 20 सदस्य होंगे जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 11 के अधीन संविदा करने में सक्षम हो, साथ ही वो भिन्न भिन्न कुटुंबों के होना चाहिए। ये देखिए, इसके अलावा हम आगे चले तो इसके अलावा ये है कि वो अगर समिति अपने सदस्यों को कुछ उधार देने या ऋण देने के लिए है, तो उन समितियों में जो सदस्य है वो उसी नगर, ग्राम या ग्रामों के किसी समूह में ही निवास करते हो। इसके लिए ये है कि एक रजिस्ट्रार चाहे तो इसमें छूट भी दे सकता है। और कुछ विद्यार्थी सोसाइटियों के लिए है कि अगर विद्यार्थियों के फायदे के लिए कोई सोसाइटी बनाई जाती तो उसमें वयस्कता की आयु में छूट प्राप्त की जा सकती है। रजिस्ट्रार न्यूनतम सदस्यता की शर्त को ऐसी सोसाइटी के लिए जो कि किसी संगठन, स्थापना, कर्मचारियों के कल्याण के लिए संगठित की गई हो, शिथिल कर सकेगा। मतलब कुछ भी स्थिति में रजिस्ट्रार ये भी कुछ कर सकता है कि वहाँ पे जो न्यूनतम 20 सदस्यों की शर्त है उसमें शिथिलता दे सके। एक और चीज, किसी भी प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम 33% महिला सदस्य होगी। मतलब प्रत्येक प्राथमिक सोसाइटी में कम से कम 33% महिला सदस्य होना चाहिए। ये देखिए, हमने कहा था परिसीमित या किसी भारतीय भाषा में उसका पर्याप्त प्रत्येक ऐसी सोसाइटी के लिए जो हो वो नाम के अंतिम में शब्द होगा। तो आपने सभी सहकारी सोसाइटियों के नाम में अंतिम में मर्यादित सुना होगा। चलिए आगे देखिए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और फीस। तो ये एक सामान्य प्रोसेस है कि विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार के पास आवेदन किया जाएगा और रजिस्ट्रार उसमें आवेदन के साथ में विधियों की 4 प्रति या संलग्न होगी, और वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसकी ओर से आवेदन किया जाए सोसाइटी के बारे में ऐसी जानकारी देगा जो रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हो। चलिए अब ये देखिए, धारा 8 है।
कतिपय प्रश्नों को विनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ रजिस्ट्रार को लगे कि किसी सदस्य के किसी व्यक्ति के सोसाइटी के सदस्य के रूप में किए जाने के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत हो कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं, अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है या नहीं, अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वर्ग या उपाजीविका से संबंधित है या नहीं, अथवा किसी सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में ऐसा कोई प्रश्न उद्भूत हो, वह ऐसे प्रश्न रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। रजिस्ट्रीकरण, तो देखिए धारा 9 में रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए कि किसी सोसाइटी ने इस अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया और यह कि किसी प्रस्थापित उपविधियां इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल नहीं है, तो वह उस सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। जब रजिस्ट्रार विधियों को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर देता है, तो वह इनकार संबंधी आदेश या उस इनकार के कारणों सहित आवेदन के प्रथम हस्ताक्षर को संसूचित करेगा। मतलब अगर रजिस्ट्रार कोई आवेदन करता है समिति का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो रजिस्ट्रार या तो आवेदन को स्वीकार करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा। अगर उसको आवेदन को रजिस्ट्रार किसी कारण सहित अगर वो चाहता है कि इनकार करता है पंजीयन से, तो वो कारण सहित प्रथम आवेदक को सूचित किया जाएगा। ये अगला है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर विनिश्चय करेगा उसे रजिस्ट्रेशन करना है अथवा नहीं। अच्छा, अगर रजिस्ट्रार इस अवधि में पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से 15 दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, वहां राज्य सरकार को निर्देशित करेगा यथास्थिति, जो कि जिसके द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 2 मास के भीतर निपटारा किया जाएगा। यथास्थिति ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई समझी जाएगी। ये ऐसा है कि अगर पहले तो रजिस्ट्रार 90 दिनों के भीतर उसका निर्णय लेगा। 90 दिनों के भीतर भी अगर रजिस्ट्रार निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, तो वो अपने उच्च अधिकारी को ये फॉरवर्ड करेगा। उच्च अधिकारी भी अगर 2 मास के भीतर निपटारा नहीं करते हैं, तो उस सोसाइटी को उस दशा में रजिस्ट्रीकृत समझ लिया जाएगा। विद्यमान सहकारिताओं की प्रवृत्ति, देखिए पहले स्वायत्त संस्थाएं हुआ करती थी, तो उसे इस अधिनियम के लागू होने के बाद उन्हें सहकारी समितियां समझा जाएगा। फिर सोसाइटियों का वर्गीकरण, तो देखिए सोसाइटियों को कुछ वर्गों में बांटा गया है। जैसे उपभोक्ता सोसाइटी हमने परिभाषाओं में पढ़ा था, कृषि फार्म सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी और औद्योगिक सोसाइटी। उसके अलावा भी ये शीर्षों में से किसी शीर्ष के अधीन आने वाली सोसाइटी को निम्नलिखित शीर्षों के अधीन भी और भी वर्गीकरण कर सकेगा। तो ये हमने पहले ही बताया था, शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, संघीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी। हमारे यहाँ जो शाख संरचना है उसमें शीर्ष, केंद्रीय अथवा प्राथमिक सोसाइटियाँ आती है। आगे देखिए सोसाइटियों की उपविधियों का संशोधन। तो हमने देखा था प्रत्येक सोसाइटी का एक अपना बायलॉज होता है, उपविधि होती है, जिसमें समिति के कार्यों का, उसके कार्य क्षेत्र का सदस्य और उससे संबंधित नियमों का एक पूरा लेखा जोखा होता है, जिसके अनुसार समितियां कार्य करती है। अगर उस बायलॉज या उपविधि में कोई संशोधन करना है, तो उससे संबंधित प्रक्रिया धारा 11 में बताई गई है। चलिए, अब उपविधियों में संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति। अब ये है कि अगर रजिस्ट्रार चाहे तो वो भी अपने स्वविवेक से भी कभी किसी उपविधि में अगर संशोधन करना चाहता है, तो उसको संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति रजिस्ट्रार में निहित है। नाम तब्दीली, अगर कोई सोसाइटी अपना नाम परिवर्तन करना चाहती है, तो उसके लिए धारा 13 है। वह अपने बायलॉज के साथ ही अपना नाम भी परिवर्तन
कर सकती है। कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चय साक्ष्य होना, जो पंजीयन जब किसी समिति का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो वो जो प्रमाण पत्र होता है, ये देखिए, वह रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। जब कोई समिति का रजिस्ट्रेशन हो जाता है या समझा जाता है तो उसका प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है, और ऐसा प्रमाण पत्र इस बात का कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यक रूपेण रजिस्ट्रीकृत है निश्चय साक्ष्य होगा। तो ये एक साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया जाएगा जब तक कि उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द न कर दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। धारा 15 है, सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित में और अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना। हमने पहले भी बात करी थी, जो लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, तो वैसे ही समिति के लिए लिमिटेड अथवा अनलिमिटेड लायबिलिटी में परिवर्तन करना, ये प्रक्रिया बताई गई है। धारा 16 है, सोसाइटी का पुनर्गठन। आपने कंपनियों में भी सुना होगा कि कुछ समितियों का जो एक्वाजिशन होता है, मर्जर होता है, डीमर्जर होता है, उसी तरीके से समितियों में भी पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है कि किसी समिति से अगर कोई नई समिति बनती, जब एक समिति हो फिर दूसरी समिति बनती है, तो जो वर्तमान समिति है वो प्रभावित सोसाइटी कहलाती है, और जो नई सोसाइटी बनती है वो परिणामी सोसाइटी कहलाती है। इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा, ये कुछ जो अगर पुनर्गठन किया जाता है तो उसके लिए प्रक्रिया बताई गई है। आगे देखते हैं। सोसाइटियों द्वारा सहयोग। तो कोई भी सोसाइटी किसी भी सरकार के उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम के साथ किसी विशेष कारोबार के लिए, जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगी। सोसाइटियों की भागीदारी। कोई भी 2 या अधिक सोसाइटी ऐसी प्रत्येक सोसाइटियों के साधारण सम्मेलन में उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपयोजकों के अधीन किसी भी अनुज्ञेय विशिष्ट कारोबार में भागीदारी की संविदा ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर जो कि पारस्परिक रूप से पाए जाए कर सकेगी। जहां इस प्रकार की भागीदारी कोई नया संगठन बनाने की अपेक्षा करती है, वहां भाग लेने वाली सोसाइटी या उसकी सदस्य होगी। जब पार्टनरशिप, कोई समिति किसी अन्य समिति से पार्टनरशिप करना चाहे तो वो कर सकेगी, उसके संबंध में प्रावधान है। 17 है, दायित्वों के प्रति समुदाय के लिए समझौता या ठहराव तथा सोसाइटियों का पुनर्निर्माण। यह है कि जब कोई लेनदार होता है तो लेनदारों के का निपटारा के लिए कोई समझौता करना या उसके लिए कोई प्रस्ताव ठहराव करना, और सोसाइटियों का रीअरेंजमेंट होना, उससे संबंधित प्रावधान धारा 17 में दिए गए। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो उसमें होती है रीअरेंजमेंट में, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद जो ये है धारा 17 का। देखिए, जब किसी संस्था का पुनर्गठन होता है तो वो रजिस्ट्रार के निर्देशों या अधिनियम के अधीन किया जाता है, परंतु जब किसी सहकारी बैंक का अगर किसी बैंक से संबंधन में है, और यहाँ पे अगर किसी बैंक में के पुनर्गठन की कोई कार्रवाई होती है, तो उसके लिए रजिस्ट्रार को रिजर्व बैंक से लिखित अनुमोदन से ही स्थगन स्थगन की कालावधि के दौरान क्या होता है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसकी धारा 45 के अंतर्गत जब कोई बैंक का कारोबार कम होता है और उस पर धारा 45 के अंतर्गत स्थगन आदेश पारित किया गया होता है सरकार द्वारा, तो ऐसी कालावधि के दौरान अगर सरकार उसके पुनर्निर्माण या पुनर्गठन करना चाहती है तो उसके लिए उसे रिजर्व बैंक के लिखित अनुमोदन की आवश्यकता होगी। धारा 17 आप देख लीजिएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को प्रतिसंधाय करने का नवीन बैंकों का दायित्व से है। और धारा 18 जो है ये रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने से संबंधित है। अगर किसी सोसाइटी का पंजीयन निरस्त किया जाना है, रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए धारा 18 में प्रावधान किया गया है। यदि कोई सोसाइटी अपनी संपूर्ण अस्तिया और दायित्व किसी अन्य सोसाइटी को हस्तांतरित कर देती है या किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेल कर लेती है या स्वयं को
2 या अधिक सोसाइटी में विभाजित कर लेती, या धारा 18A की उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाता है, या धारा 69 के अधीन सोसाइटी का परिसमापन हो जाता है, तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने वाला आदेश करेगा। ये आप और देख लीजिएगा, रजिस्ट्रीकरण का समाप्त किया जाना। अब देखिए, ये हमने कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो आपको इसमें सहायता करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु आवश्यक शर्त है। तो कम से कम 20 सदस्य आवश्यक, 20 भिन्न भिन्न कुटुंबों के हो, और भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 11 के अधीन संविधान करने योग्य हो। और द है इसका उपयुक्त सही, तो इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। ये धारा 6 के अंतर्गत पंजीयन हेतु शर्तें, रजिस्ट्रीकरण हेतु शर्तें निर्धारित की गई है। दूसरा है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन हेतु निर्णय आवेदन प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर करेगा? तो ये 90 दिनों के भीतर करेगा, धारा 9 की उपधारा 3 में के अनुसार। क्वेश्चन तीसरा है अगला, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुसार सोसाइटी का नाम परिवर्तन किया जा सकेगा। तो सोसाइटी का नाम परिवर्तन किस धारा के अंतर्गत किया जा सकेगा? तो धारा 13 के अंतर्गत। चौथा है, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 16 के अनुसार किसी सहकारी बैंक को पुनर्गठन हेतु अनुमोदन आवश्यक होगा। आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से रजिस्ट्रार द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ब, रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से रजिस्ट्रार द्वारा। पांचवा है, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के अनुसार सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा धारा 18। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि संघीय सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया है? अगस्त 1947, नवंबर 1956, मई 2014 या जुलाई 2021? तो इसका आप जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे सो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं आपको किसी अन्य विषय पर, अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।